अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट फॉर स्टडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज कब इवॉल्व हुई या किस तरह से इवॉल्व हुई, फिर वक्त के साथ साथ इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स आई, मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और किन लोगों ने इसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। किसी भी लैंग्वेज को ज़िंदा रखने में सबसे बड़ा या सबसे अहम किरदार उसके लिटरेचर का होता है। अगर किसी लैंग्वेज की डेवलपमेंट पर काम ना किया जाए तो वो लैंग्वेज डेड लैंग्वेज बन जाती है। उसको इस्तेमाल भी कोई करने वाला कोई नहीं रहता और उसको समझने वाला भी कोई नहीं रहता। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर एक ग्रेट नेशन की हाईएस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। इसे हम सिंपली एक नेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर नहीं पढ़ सकते, बल्कि ये एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स की एक बॉडी है। ये लिटरेचर ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया जिसे इवॉल्व होने में सैकड़ों साल लगे और अभी तक इसमें मज़ीद चेंजिंग्स आ रही हैं। बहुत सी नेशंस जिनमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ये इंग्लैंड की इस लिटरेरी हेरिटेज की वजह से मकरूज़ हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का विरसा या इंग्लिश लैंग्वेज का विरसा हमें इंग्लैंड से ही मिला था। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड का थोड़ा सा ओवरव्यू। एंशिएंट ब्रिटेन में बहुत से कल्चर्स और बहुत से एथनिक ग्रुप्स कन्फ्लिक्ट में थे। इस पे सबसे पहले रोमन्स ने कब्जा किया या रोमन्स ने इसे ऑक्यूपाई किया। उसके बाद जर्मैनिक इन्वेडर्स आए और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आए। सब लोग अपना अपना कल्चर लेके आए। रोमन्स अपना कल्चर लाए, जर्मैनिक इन्वेडर्स अपना कल्चर लाए और क्रिश्चियन मिशनरीज अपना कल्चर लेके आए। इन्होंने सेल्टिक ट्राइब्स को ऑक्यूपाई किया, सेल्टिक आइलैंड को ऑक्यूपाई किया और उन्हें एक डाइवर्स मिक्स ऑफ कल्चर दिया। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंग्लैंड के या एंशिएंट ब्रिटेन के अर्लीस्ट नेटिव्स कौन लोग थे। एंशिएंट ब्रिटेन के अर्लीस्ट नेटिव्स केल्ट्स थे या ब्रिटन्स थे। इनको केल्ट्स भी कहा जाता है और ब्रिटन्स भी कहा जाता है और केल्टिक ब्रिटन्स भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर एंशिएंट ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन डला था। अब एंशिएंट ब्रिटेन के ऊपर रोमन का इन्फ्लुएंस क्या था। रोमन ने क्योंकि एंशिएंट ब्रिटेन को ऑक्यूपाई किया था और ये 43 एडी में स्टार्ट हुआ था। ये आइलैंड रोमन एम्पायर का एक हिस्सा बन गया और इन्होंने यहाँ पर इम्प्रेसिव रोड्स, टाउन्स वगैरह बिल्ड किए। रोमन लॉ के अंदर वो लोग बहुत पीसफुल थे, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था। रोमन्स और केल्टिक ब्रिटन्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, दे वर इंटर मैरिड, वो एक दूसरे के साथ शादी वगैरह भी कर लेते थे। इसके बाद फिर नॉर्दर्न यूरोपियन इन्वेडर्स आए। रोमन्स ने अर्ली 5th सेंचुरी में अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। इसके अलावा इन लोगों में रोमनाइज्ड ब्रिटेन के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स थे, सेल्टिक ट्राइब्स में कन्फ्लिक्ट्स थे और स्कॉटलैंड और वेल्स के कन्फ्लिक्ट्स वगैरह शामिल हैं इसमें। अब हम लोग क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें यह इम्पॉर्टेंट है कि एंग्लो सैक्सन्स इंग्लैंड में आए क्यों थे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंग्लैंड के अर्लीस्ट नेटिव्स जो थे वो केल्ट्स थे और रोमन्स ने केल्ट्स को ऑक्यूपाई किया था। अब हुआ ये कि स्कॉटलैंड के कुछ लोग, पिक्ट्स और स्कॉट्स ने रोमन के ऊपर केल्ट्स के ऊपर हमला कर दिया। जब वो केल्ट्स के ऊपर हमलावर हुए तो केल्ट्स ने रोमन्स से हेल्प मांगी। रोमन्स ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। अब केल्ट्स जो थे, दे वर फोर्स्ड टू डिफेंड देमसेल्व्स अलोन। उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, तो फिर उन्होंने मतलब जर्मैनिक सेटलर्स को या फिर जर्मैनिक ट्राइब्स को इनवाइट किया। एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, उन्हें इनवाइट किया गया था। केल्ट्स ने खुद को डिफेंड करने के लिए
ईस्टर्न यूरोपियन ट्राइब्स को, जर्मैनिक ट्राइब्स को इनवाइट किया कि वो आकर उनकी हेल्प करें। तो वहाँ के 3 ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स समंदर के रास्ते से एंशियंट ब्रिटेन में आए। इनको जनरली एंग्लो सैक्सन्स भी बोला जाता है। और इन्होंने उनकी हेल्प तो की, लेकिन उसके बाद इन्होंने 6 सेंचुरीज तक यहाँ पर हुकूमत भी की। अब एंग्लो सैक्सन वर्ड, इसको एंग्लो सैक्सन पढ़ा जाता है। वर्ड एंगल जो है ये एंगूल या अंगोल से निकला है, जिसका मतलब है एक हुक। इसको ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया है इस वर्ड को। वर्ड सेक्सन सेग्स से निकला है, जिसका मतलब है एक शॉर्ट स्वर्ड या एक स्वर्ड मैन। और इसी के नाम पर एंशियंट ब्रिटेन का नाम पहले एंगललैंड और फिर इंग्लैंड हुआ। उसके बाद अगर इसकी सोशल क्लासेस के बारे में हम बात करें तो उस टाइम में 2 सोशल क्लासेस थी, एक रूलिंग क्लास और एक सोशल क्लास। रूलिंग क्लास को अर्ल्स बोला जाता था और सोशल क्लास को चर्ल्स बोला जाता था। एंग्लो सैक्सन लोगों के रिलीजन को अगर देखा जाए तो ये बहुत से डेटीज़ में बिलीव करते थे, और जो लोग जंग में मर जाते हैं उनको इमॉर्टल तस्वुर किया जाता था। और अगर इनकी डेस्टिनी के बारे में बात की जाए, लाइक डेस्टिनी के बारे में इनका क्या कॉन्सेप्ट था, तो डेस्टिनी के बारे में इनका कॉन्सेप्ट ये था कि डेस्टिनी को फेट कंट्रोल करती है। उसके बाद बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी कैसे हुई यहाँ पे। असल में जो एंग्लो सैक्सन लोग थे या जो केल्ट्स थे, ये लोग पैगन्स थे। इसके बाद मंक अगस्टाइन के अराइवल से, मंक अगस्टाइन 597 में कैंट में आए। कैंट में आने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रेज़ किया, और मंक्स ने जो मोनेस्ट्री स्कूल्स थे उनमें लैटिन को पढ़ाना शुरू किया, लैटिन और फ्रेंच वगैरह को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर जब एल्फ्रेड आए, तो एल्फ्रेड की जब ताजपोशी हुई, जब वो बादशाह बना, तो उसने जो इम्पोर्टेंट लैटिन वर्क्स थे उन्हें मतलब वेसेक्स लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना शुरू किया वेस्ट सेक्सन में, ताकि जो लोग हैं वो अपने पास्ट के बारे में जानें। और 2 सेंचुरीज के दौरान ही क्रिश्चियनिटी पूरे ब्रिटेन में स्प्रेड हो गई। रिलीजन के बाद इसमें ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं हम। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा वोकेबलरी नहीं थी, बहुत स्मॉल वोकेबलरी थी, एंड इट वाज रेजिस्टेंट टू चेंज अनलाइक मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में तो चेंजेबिलिटी की गुंजाइश है और ये मुसलसल चेंज हो भी रही है। जो ओल्ड इंग्लिश पहले थी, मौजूदा इंग्लिश हमारी आज की इंग्लिश वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है। रीडर्स के लिए या लर्नर्स के लिए आसान से आसान तरीन बनाने के लिए इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स अभी होती रहेंगी। उसके बाद उस टाइम में 4 डायलेक्ट्स थे एंग्लो सैक्सन्स के, और ये चारों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट था, फिर मर्सियन था, कैंटिश था और वेस्ट सैक्सन। ये 4 डायलेक्ट्स थे जो बोले जाते थे। डायलेक्ट्स के बाद ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले जो पोइम्स थी उन्हें कंपोज किया जाता था और ऑरली प्रेजेंट किया जाता था। ये ज़्यादातर हीरोइक बैटल्स वगैरह से रिलेटेड होती थी, इनमें से कुछ लिरिकल भी होती थी। और जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी वो कैनिंग्स से, एलिट्रेशन से और रेपिटेशन से भरी हुई थी। कैनिंग्स क्या है? बेसिकली कैनिंग्स मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड्स होते थे जो स्पेसिफिकली ओल्ड पोइट्री में इस्तेमाल होते थे। जैसे कि बॉर्न हाउस एक मेटाफोरिकल कंपाउंड है जिसे बॉडी के लिए यूज़ किया जाता था, और इस तरह और भी बहुत से। उसके बाद अर्लीस्ट वर्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर की अर्लीस्ट पोएम बेवुल्फ है। बेवुल्फ एक एपिक पोएम थी जिसकी 3182 लाइन्स थी। इस पोएम को नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। ये बेवुल्फ पोएम में जो लैंड बताया गया है, लाइक जिस लैंड में ये वाक़या हुई, ऑब्वियसली वो इंग्लैंड नहीं है।
लेकिन इंग्लैंड में और बेवुल्फ में जो लैंड बताई गई, इसमें बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है वहाँ के लोगों में उस लैंड में। ये मैं आगे आपको मज़ीद बताऊंगी। इसके अलावा विडसिथ पोइम, ये भी ओल्ड एपिक पोइम है, ओल्डेस्ट एपिक पोइम है इनफैक्ट। 143 लाइंस पर मुश्तमिल थी ये पोइम। इसका मीनिंग वाइड वॉन्डर्ड है, वाइड वॉन्डरर। ये एक वॉन्डरिंग ग्ली मैन की स्टोरी है जो मुख्तलिफ जगह पर ट्रैवल करता था और वार्स के बारे में सिंग करता था, वार्स के बारे में गाता था, जंगों को और इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करता था। उसके बाद बेवुल्फ, बेवुल्फ पोइम जैसे कि मैंने बताया कि ये इंग्लैंड से रिलेटेड है। ये पोइम बेसिकली इंग्लैंड के हीरोइक पास्ट को डिस्क्राइब करती है। बेवुल्फ पोइम में बेवुल्फ की 3 फाइट्स के बारे में बताया गया है, 3 फाइट्स का जिक्र किया गया है। पहली फाइट एक ग्रेनेडल नामी मॉन्स्टर के साथ, दूसरी फाइट उस मॉन्स्टर की माँ के साथ और तीसरी फाइट ड्रैगन के साथ। और उसने तीनों ही वार्ड्स को फतह किया था और फतह करने के बाद अपने लोगों को डिस्ट्रक्शन से बचाया था। उसके बाद अगर हम ओल्ड इंग्लिश पोइट्स को देखें तो उस टाइम में सिर्फ 2 ही ऐसे पोइट्स थे जिनको बाय नेम जाना जाता है, जिनमें से एक कैडमन है और एक केनवुल्फ। कैडमन 17th सेंचुरी का पोइट है और केनवुल्फ 8th सेंचुरी का पोइट है। कैडमन जो है ये इंग्लिश वर्ड्स का फर्स्ट नेटिव मेकर था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक एंजल उसके ख्वाब में आया और उसने उसको कहा कि सिंग इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो इसने वर्सेस लिखनी, पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। इसीलिए इसकी पोइट्री बहुत रिलीजियस भी है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इसकी पोइट्री में। इवन ओल्ड इंग्लिश फिलोसोफर है एक बीट जिसने एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल भी लिखी। उसने कैडमन के बारे में ये कहा है कि कैडमन ने बाइबल की तमाम कोर्स को, बाइबल की हिस्ट्री के तमाम कोर्स को मोस्ट डिलाइटफुल पोइट्री में ट्रांसफॉर्म किया है। कैडमन की और कैडमन की पोइट्री और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, क्योंकि मिल्टन ने भी अपनी पैराडाइज लॉस्ट में बाइबल की हिस्ट्री को ही लिखा है। उसके बाद केनवुल्फ है। केनवुल्फ 8th सेंचुरी का राइटर था। इसके फेमस वर्क्स में जुलियाना, क्राइस्ट, फेट ऑफ एपोस्टल्स, एलन और ड्रीम ऑफ द रूड शामिल हैं। ड्रीम ऑफ द रूड जो है ये केनवुल्फ की मास्टरपीस पोएम है। इसमें इसने क्रॉस के थ्रू क्रूसिफिकेशन की, क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन की स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। लाइक एक क्रॉस जो है, क्रॉस की जुबानी क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन की स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। तो ये था एंग्लो सैक्सन का थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन कह लें या एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक्सप्लेनेशन कह लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिडल इंग्लिश पोइट्री या मिडीवल पीरियड को डिटेल में डिस्कस करूंगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।